वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहूँगा। इस कहानी में एक राजा सड़क के बीचों बीच एक बड़ी सी शिला रख देता है, बड़ा सा पत्थर रख देता है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते हैं और राजा को बुरा भला कहते हैं कि इस देश का राजा, इस राज्य का राजा कितना ही बुरा है, कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाता। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीतते हैं, महीना बीतता है, ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कुछ टाइम बाद एक गरीब किसान जो अपनी ज़मीन से उगाई फसल को बेचने के लिए रास्ते से गुज़र रहा होता है, वो देखता है कि रास्ते में एक बड़ी सी शिला रखी हुई है, एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। तो वो उसके साइड से होकर नहीं गुज़रता, वो अपना थैला साइड में रखकर उसको हटाने का प्रयास करता है और उस शिला को वहाँ से हटाकर सड़क के दूसरी तरफ लगा देता है, जिससे कि वो रास्ता साफ हो जाता है। अब जब वो वापस आता है शिला को उस तरफ धकेल कर, तो वो देखता है कि शिला के नीचे एक स्वर्ण से भरी हुई जो थैली है, स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली रखी हुई है और वो उसको उठाता है। उसके अंदर एक उसको कागज़ मिलता है, एक पत्र मिलता है जो राजा के द्वारा लिखा गया होता है कि जो भी इस शिला को उठाएगा, जो भी इस शिला को हटाएगा रास्ते से, उसको मेरी तरफ से यानी कि राजा की तरफ से ये स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये चीज़ सीखी कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आते हैं, अगर हम उसको ढंग से और हिम्मत करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं, उससे हम 2 हाथ करते हैं, उसको सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं, तो उस ऑब्स्टेकल्स के बाद हमें जो सफलता मिलती है वो उन स्वर्ण मुद्राओं की कीमत के जितनी ही होती है। तो हर सक्सेस के पीछे, हर सफलता के पीछे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है और हर ऑब्स्टेकल्स के बाद सफलता ही सफलता लिखी गई है। तो आज जिस हाउस की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है 8th हाउस। इस कहानी को बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि ये जो आज हम 8th हाउस कर रहे हैं, इससे जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जो भी ज्योतिष के जानकार हैं, जो भी ज्योतिष पे यकीन रखते हैं और जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं, वो सभी के सभी इस अष्टम भाव से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अगर अष्टम भाव की दशा किसी की शुरू हो जाए और अष्टम भाव की अंतर्दशा शुरू हो जाए, तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आधा तो वैसे ही परेशान हो जाता है कि हाय, मेरी अष्टम भाव की दशा शुरू हो गई है। क्या वाकई में ये अष्टम भाव की दशा या अष्टम भाव इतना बुरा है? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में अष्टम भाव ऐसा क्यों है। देखिए, ये अष्टम भाव एक न्यू बिगनिंग का हाउस है, क्योंकि इसको मृत्यु हाउस भी बोला जाता है और इसको लॉन्जिविटी यानी कि आयु भाव भी बोला जाता है। यहाँ से हम आयु भी देखते हैं और यहाँ से हम मृत्यु भी देखते हैं। इसको मृत्यु भाव भी देखा जाएगा। मृत्यु के बाद हमेशा एक न्यू बिगनिंग होती है। किसी भी चीज़ का एंड हो जाना मृत्यु के समान ही है। ज़रूरी नहीं है कि जीवन का ही अंत हो, क्योंकि ये लग्न हम हैं तो ये मृत्यु लग्न की मृत्यु कहलाएगी। परंतु ऐसा
बिल्कुल नहीं है कि अष्टम भाव की दशा, अष्टम भाव की अंतर्दशा में आने पर हमें मृत्यु तुल्य कष्ट ही प्रदान हो। देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाना ही अष्टम भाव है। यहाँ से ह्यूमन सोल, जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, उसको ये हाउस वो है जिसके अंदर आप किसी की डेथ के बाद कोई चीज़ पाते हैं। किसी की डेथ के बाद आप कुछ चीज़ जब प्राप्त करते हैं, इस हाउस से वो चीज़ देखी जाएगी। चाहे वो इंश्योरेंस का मनी हो तो हम ये इंश्योरेंस भी यहीं से देखेंगे, कोई भी मेडिकेयर प्लान हो वो भी हम यहीं से देखेंगे, कोई भी संपत्ति हो, जो पैतृक संपत्ति हो, या कोई भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आदि हो जो किसी की मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगी, वो हम यहाँ से अष्टम भाव से देखते हैं। ये हाउस स्कैंडल्स का है, स्कैम्स का है, सेक्सुअल सीक्रेटी का है, अकल्ट का है, अंधेरे का भाव है, जो नेचुरल, जो जॉडियक स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो राशि है, जल तत्व की राशि है, मडी वाटर है, कीचड़ वाला पानी है, बदबूदार पानी है, ये सब चीज़ें अष्टम भाव है। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ से हम कुंडली की अवेकनिंग देखते हैं। यहाँ से ही हम कुंडली की अवेकनिंग, जो भी मूलाधारा चक्र है हमारा, वो यहाँ पर हमारा उपस्थित है, क्योंकि मूलाधारा चक्र बेसिकली हमारा एनस के पास से शुरू होता है। तो ये जो पार्ट है ये एनएस का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारी जो कुंडलिनी जागरण की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। ये हाउस डार्क सीक्रेट्स का है, कुछ ऐसी सीक्रेट्स जो हर व्यक्ति अपने अंदर छुपाए रखता है। कोई किसी भी तरीके का डर भी यहीं से देखा जाता है, क्योंकि इंसान को स्वयं नहीं पता होता कि वो किस वजह से क्यों डर रहा है। तो ये भी एक डार्क सीक्रेट के अंदर है। साइकोपैथ, साइकोलॉजिस्ट यहाँ से देखे जाते हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल इशू अगर किसी को है या एक नॉर्मल व्यक्ति भी है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को किस चीज़ की साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ पर मंगल है या मंगल की राशि है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को फियर हो सकती है किसी भी वेपन से, किसी भी वेपन से फियर हो सकती है। आर्मी मैन जो होते हैं वो भी मंगल के अंदर आते हैं, तो उनसे भी उनको फियर हो सकती है, यानी कि उनसे उनका डर हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कि थर्ड हाउस से ये हाउस सिक्स्थ हाउस है, यानी कि रोग, शत्रु, ऋण आदि का ये भाव है। तो जब हम ये देखते हैं कि यहाँ से हम जो छोटे भाई, जो छोटा भाई या छोटी बहन है, उसका हम ये सिक्स्थ हाउस है, तो यहाँ से हम उसके छोटे भाई और छोटी बहन के हम ऑब्स्टेकल्स देख सकते हैं, हेल्थ इशू देख सकते हैं, एनिमीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ देख सकेंगे। यहाँ से जातक की माता की एजुकेशन, जातक की माता का एजुकेशन इंटरेस्ट किस में है, कितनी वो पढ़ी लिखी हैं, क्या उनके पढ़ाई लिखाई का लेवल है, क्योंकि चतुर्थ से पंचम स्थान हमारा अष्टम भाव आता है। वहीं पंचम से चतुर्थ होने की वजह से ये हाउस आपकी बच्चों की मदर, यानी कि आपकी खुद की वाइफ का भी माना जाएगा। तभी इसको फीमेल के चार्ट के अंदर सौभाग्य स्थान भी कहा जाता है।
और यहाँ पर आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की एजुकेशन इंस्टीट्यूट किस जगह पर होगा, कैसा होगा, ये भी आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। जहाँ तक कि स्वयं की एजुकेशन इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज आदि कैसे होंगे वो आप जहाँ तक कि 4th हाउस से देखेंगे, और जहाँ तक के बच्चों का आप अगर इंस्टीट्यूट वगैरह देखना चाहते हैं तो वो इनके 4th हाउस से देखेंगे। वहीं ये जो है, ये जो जातक के दुश्मन हैं, जातक के अंकल आंटी, मासा मासी, मामा इत्यादि, वो उनका ये 3rd हाउस है। तो 3rd हाउस होने के कारण ये डिसॉल्विंग ऑफ एनिमी का हाउस कहलाया जाएगा। तो आप यहाँ से उनकी जो भी लॉन्ग स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल हैं वो भी देख पाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन आप यहाँ से उनकी देख पाएंगे। वहीं 7th से 2nd यानी कि गेन में आ गया, तो लॉन्जिविटी गेन ऑफ 7th हाउस की का गेन है। और उनकी जो इनकम है, उनकी जो वाणी है, उनकी जो स्पीच है, आपकी वाइफ की, आपकी स्पाउस की, आपके पति की, वो भी आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से द्वितीय स्थान 8th हाउस रहेगा। वहीं 9th हाउस से 12th हाउस है, यानी कि पिता और गुरु की हानि का भाव। ये पिता और गुरु के पैर भी हैं, यानी कि फिट ऑफ योर फादर और योर स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ योर फादर। आपके जो पिता और गुरु हैं उनके स्पिरिचुअल बिलीफ कैसे होंगे। आपकी पर दादी को भी यहीं से देखा जाएगा, क्योंकि ये हाउस आपकी दादी का है और ये आपके पिता की दादी का है। तो ये हाउस से हम आपकी परदादी को यहाँ से, यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर को यहाँ से देखेंगे 8th हाउस से। वहीं ये हाउस 10th स्थान, यानी कि सरकार का स्थान, बॉस का स्थान, या फिर आपके कर्म स्थान के लाभ स्थान भी है। तो लाभ कैसे होगा, सरकार को लाभ किन चीज़ों से होता है। सरकार को लाभ फाइन से होता है, सरकार को लाभ कर से होता है। तो इनकम टैक्स यहाँ से देखा जाएगा। चालान वगैरह जो कट रहा है आपका, तो उस टाइम आप देखेंगे कि अष्टम भाव के ऊपर कुछ ना कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट गोचर के अंदर या फिर दशा वगैरह आपकी चल रही होगी। तो अष्टम भाव में आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आपको पनिश भी किया जा सकता है पैसों से रिगार्डिंग। यहाँ से ये हाउस 10th भाव है, यानी कि आपके एल्डर सिबलिंग के जो बॉस हैं या उनकी जो डिज़ायर है, जो एल्डर सिबलिंग के बॉसेस की डिज़ायर है, वो भी यहाँ से देखी जाएगी। यहाँ से हम रेपुटेशन ऑफ योर एल्डर सिबलिंग भी देखेंगे, यानी कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी समाज में स्थिति, उनकी रेपुटेशन किस तरीके की है, वो भी आप 8th भाव से देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये 12th हाउस से 9वां भाव है, यानी कि 12th भाव का, यानी कि स्पिरिचुअल का भी ये भाग्य स्थान के अंदर आ गया, यानी कि मोक्ष की एनलाइटमेंट का भाव है। तो ये बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ज्योतिष आदि के लिए ये हाउस बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी ओर मैंने ये भी बताया कि यहाँ ये हाउस मडी वाटर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए 4th हाउस जो है प्योर वाटर है, कर्क राशि, स्कॉर्पियो राशि मडी वाटर या कीचड़ वाला पानी है, और 12th हाउस यानी कि मीन राशि ये आपका ओशियन का पानी है, यानी कि खारा पानी है। तो आपने ये सब चीज़ें समझ ली होगी कि 8th हाउस से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। 8th हाउस से हम फियर को देखते हैं, डर को देखते हैं। डर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्लैनेट बैठ जाते हैं तो वो किस तरीके का फल प्रदान करेंगे। अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए
तो सूर्य हमेशा रोशनी में रखेगा। ऐसा व्यक्ति काफ़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी का होगा, बहुत दूर से भी पहचाने जाने वाला होगा। मतलब उसकी अपने घर के अंदर औरों से ज़्यादा ख्याति होगी, यानी कि पूरा ही फेमस होगा, लेकिन औरों से ज़्यादा उसकी ख्याति, उसकी पूछ होगी। अपने रिश्ते नातेदारों के अंदर उसकी पूछ हमेशा रहेगी। अपने डर को जानने वाला होगा और दूसरों को गाइडेंस देने वाला होगा। यहाँ पर अगर चंद्रमा है या कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के डर को भी फील करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति उसके चोट को भी, उसके दर्द को भी फील करेंगे। अगर किसी की डेथ हो जाती है, बड़े ही मूडी हो जाते हैं, बड़े ही अपसेट हो जाएंगे ऐसे लोग। वो कहेंगे कि भाई अगर मैं उसकी जगह पर होता या होती तो क्या होता। तो चंद्रमा यहाँ पर दूसरों की जो फीलिंग है उनको अपने अंदर लाने के काबिल बनाता है, और ये इस वजह से थोड़ा सा मूडी प्लैनेट होने की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर मतलब अगर मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को आप देखें कि उसके चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई, उसके सर दर्द हो रहा है, तो ये भी उस दर्द को एक्चुअल में फील करेंगे। हमें लगता है कि ये मतलब इनको देखने के कारण ऐसा हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये उस चीज़ को फील करने लग जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर होने से इस टाइप का, या चंद्रमा की राशि के होने से ऐसी सिचुएशन हो जाती है। मान लीजिए जैसे अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की ने जो आत्महत्या करी है, तो ये उसको भी बार बार देखकर उसको भी कि भाई वो किस टाइप का फील कर रहा होगा, वो क्या उस प्रक्रिया से गुजर रहा होगा, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर उनको वो खुद स्वयं भी फील करने लग जाते हैं। इसलिए ये प्लेसमेंट थोड़ी सी चंद्रमा या चंद्र राशि के कर्क राशि यहाँ पर होने से ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे में चंद्रमा यहाँ पर ठीक नहीं माना जाता। मार्स यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मार्स या मार्स की राशि होने से ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है। मंगल के यहाँ पर होने से क्या होगा, जिस चीज़ का उन्हें डर है, अगर मान लीजिए उनको ये डर है कि ये मेरे को नुकसान पहुँचा सकता है, तो ये उस पर पहले ही हमला कर देंगे। तो यहाँ पर जो वो है जो मार्स है वो दूसरों को नुकसान पहुँचा देता है, क्योंकि मार्स जो है हमेशा उसके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र रहता है। तो यहाँ पर मार्स की पोजीशन इसलिए बुरी मानी जाती है क्योंकि अपने डर, अपने फियर के कारण अगर उनको ज़रा सा भी डर है कि वो व्यक्ति मुझे मारने के लिए आ सकता है, तो वो पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर मार्स की चीज़ों का डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। मार्स का उपाय अगर यहाँ पर मार्स है, क्योंकि मांगलिक भी एक योग बन जाता है, तो यहाँ पर मार्स का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मरकरी है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कैलकुलेटिव होते हैं। उनके जो डर होगी वो बहुत हाइट की होगी, क्योंकि उसमें भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसकी भी डेप्थ में चले जाएंगे, उस फियर की भी डेप्थ में चले जाएंगे। तो हर चीज़ की डेप्थ में जाना ठीक नहीं। अगर आप नॉलेज की डेप्थ में जाओगे ज़्यादा अच्छा है, अगर आप डर की डेप्थ में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति चेंज बहुत जल्दी करते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चेंज करते रहना, पैरों को हिलाते रहना, रिमोट पकड़ के चैनल चेंज करते रहना। अगर किसी का भी यहाँ पर मिथुन राशि, कन्या राशि या मरकरी यहाँ पर वो दिख रहा है आपको, यहाँ पर मिलता है, तो आप उनके अंदर ये सब चीज़ें देंगे। यहाँ पर जुपिटर के होने से, यहाँ पर जुपिटर होगा तो चीज़ों को बढ़ा देता है जुपिटर, जैसे हमने बताया। तो जुपिटर के यहाँ पर होने से वो डर को भी यहाँ पर बढ़ा देगा, डर उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और सबसे ज़्यादा वो पैसों के लिए फियर देगा। पैसे किस तरीके से वो कैसे जोड़ें, क्या नहीं करें, वो उस चीज़ के लिए यहाँ पर फियर देगा। वीनस यहाँ पर एन्जॉयमेंट और प्लेजर का प्लैनेट है, वो यहाँ पर एन्जॉयमेंट या प्लेजर से रिलेटेड फियर देगा, और
संजीवनी भी बोला गया है शुक्र को। तो आयु के स्थान और मृत्यु स्थान में संजीवनी कारक प्लैनेट के आ जाने से ये यहाँ पर ठीक है, अच्छा रहेगा। जो अगर वीनस यहाँ पर होता है तो वो ज़्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देता है। सैटर्न अगर यहाँ पर आ जाए, सब कई लोग सोचते हैं कि सैटर्न यहाँ पर आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा, आयु का स्थान है, बहुत बीमारियाँ देगा। देखिए, अगर शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, शनि एक खराब नहीं है कुंडली के अंदर, तो ऐसा शनि लॉन्ग लाइफ देता है और वो अपने समय पर व्यक्ति को हर कुछ देगा। लंबी बीमारी के लिए ही यहाँ पर शनि नहीं रहेगा। अगर शनि खराब है तो ऐसी सिचुएशन आएगी, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। अब यहाँ पर राहु आदि हो तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ लोग तंत्र मंत्र, अघोरी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं, तामसिक चीज़ों के अंदर ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर राहु आपको उस टाइप की सिचुएशन में डाल सकता है। और जादूगर कह सकते हो आप, मायावी कह सकते हो, जो मैजिशियन होते हैं वो भी यहाँ से देखा जाएगा, जो हाथ की सफाई करते हैं वो भी यहाँ से, अगर राहु यहाँ पर आता है तो उसके बारे में यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर केतु है तो केतु को अनजाना डर कहा गया है। केतु यहाँ पर एक इन व्यक्ति को खुद ही नहीं पता कि उसको किस चीज़ से डर लगता है, लेकिन वो डरेगा ज़रूर। उसको ये नहीं पता कि वो डर किस चीज़ से रहा है, लेकिन वो डर रहा है। उसको अचानक से पसीने आ जाएंगे, लेकिन उसको खुद मालूम नहीं होगा कि उसको पसीने ही क्यों आ रहे हैं। एक अनजाना सा, अनचाहा सा मन के अंदर एक भय हमेशा यहाँ पर बना रहता है और अपने ही फियर का उसको पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर केतु के होने से ऐसी सिचुएशन हो सकती है। केतु के यहाँ पर होने से जो आप गणेश भगवान जी की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एक मेन उपाय जो है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में अर्जुन को बताया था कि जो श्रद्धा रखता है उसको, उसका जो जीवन है वो बड़ा ही आसानी से और सफलतापूर्वक चलता है। तो अगर आप यहाँ पर, अगर किसी के प्लैनेट की दशा चल रही है, अष्टम भाव के प्लैनेट की दशा चल रही है, तो आप गीता के 17वें अध्याय को आप पाठ कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी रिलीफ और रिलैक्स मिलेगा। तो ये मेरी जानकारी थी 8th हाउस से रिलेटेड। हो सकता है कुछ जानकारी मेरे से छूट भी चुकी हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में ये जानकारी देने की। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे Facebook पेज से जुड़कर मेरे वीडियोज़ को वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।